Hello everyone, I am Dhananjay Deshmukh, working as an assistant professor at Indian Institute of Teacher Education, गांधीनगर गुजरात। आज हम जो डिस्कस करने जा रहे हैं वो टॉपिक है टाइप्स ऑफ बैरियर्स एंड स्ट्रैटेजीज फॉर एड्रेसिंग देम और एड्रेसिंग देम फॉर द रियल इंक्लूजन। तो कहीं ना बैरियर्स का मीनिंग क्या होता है, अगर बेसिकली हम देखते हैं या डिक्शनरी मीनिंग हमारे पास जो है, तो बैरियर फ्री एनवायरनमेंट इज द एनवायरनमेंट वेयर ऑल द थिंग्स आर एक्सेसिबल टू द चिल्ड्रन। और बैरियर फ्री एनवायरनमेंट इज नॉट लिमिटेड टू द ओनली फिजिकल स्ट्रक्चर, इट गोज बियॉन्ड द इंस्ट्रक्शन, कंटेंट एंड एटीट्यूड। तो ये बैरियर फ्री एनवायरनमेंट का मीनिंग या डेफिनेशन यहाँ पे बताया जा रहा है। लेकिन बैरियर फ्री एनवायरनमेंट जैसे पहले डेफिनेशन में दिया है, तो ऑल थिंग्स आर एक्सेसिबल फॉर द चिल्ड्रन। लेकिन वहीं पे हम सेकंड डेफिनेशन देखते हैं, तो बैरियर फ्री एनवायरनमेंट सिर्फ और सिर्फ फिजिकल स्ट्रक्चर से लिमिटेड ना होके उसमें हम कहीं ना कहीं इंस्ट्रक्शन, कंटेंट और एटीट्यूड को भी क्या करते हैं, इन्वॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो बैरियर एनीथिंग, ऐसी कोई भी चीज जो पर्टिकुलर चीज को एक्सेस करने में अवरोध और कंस्ट्रक्ट करे और वहां से जो बाधा निर्माण करते हैं, उस बाधा को हम बैरियर्स कहते हैं। वो बैरियर्स और बैरियर फ्री एनवायरनमेंट, इन दोनों में डिफरेंस है। जो भी कंटेंट, जो भी फिजिकल एनवायरनमेंट और जो भी एटीट्यूड है सोसाइटी का, वो अगर हमें एक पर्टिकुलर सर्विस, पर्टिकुलर प्लेस और एक पर्टिकुलर एरिया एक्सेस करने के लिए अगर डिस्टरबेंस क्रिएट करता है, तो उसको हम बैरियर कह सकते हैं। वहीं पे बैरियर फ्री एनवायरनमेंट मतलब वहां पे ऐसा कोई भी बैरियर नहीं है कि जो स्पेशल बच्चों को उस पर्टिकुलर फैसिलिटी का बेनिफिट लेने के लिए रोक रहा है। तो वैसे देखा जाए तो हमारे पास बैरियर्स के बहुत सारे टाइप्स आते हैं, लेकिन हम एजुकेशनल के रेफरेंस में आज सिर्फ 3 बैरियर्स के बारे में बात करने वाले हैं। तो उसमें से पहला जो बैरियर है वो फिजिकल बैरियर्स। आज हम देखते हैं कि इंक्लूजन का जो दौर है, उसके दौरान सब लोग कहीं ना कहीं बैरियर फ्री एनवायरनमेंट की बात करते हैं, और सब लोग वो बैरियर फ्री एनवायरनमेंट की बात सिर्फ फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर और जो फिजिकल बैरियर्स होते हैं वहां तक आते ही देखते हैं। अगर आपने स्कूल में रैंप बनाया है, तो आपका पूरा एनवायरनमेंट या पूरा जो स्कूल है बैरियर फ्री है, ऐसा कहा जाता है, लेकिन ऐसा कतई नहीं है। तो फिजिकल बैरियर्स मतलब जो हमारा फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर है, उसमें जो पर्सन विद डिसेबिलिटी होते हैं, उनको मोबिलिटी करने में या मूवमेंट करने में जो भी बैरियर्स क्रिएट होते हैं या अवरोध निर्माण होता है, उस अवरोध को हम फिजिकल बैरियर्स कहते हैं। ठीक है, तो फिजिकल बैरियर्स को हम एड्रेस करने के लिए क्या क्या कर सकते हैं। सबसे फर्स्ट है जो विजुअल मैप्स। आपने देखा होगा कि विजुअल मैप, कोई भी बिल्डिंग है तो कोई भी बिल्डिंग के एंट्री गेट पे पूरा स्ट्रक्चर दिया होता है कि कौन सी बिल्डिंग, कौन सा ऑफिस किस प्लेस पे है और उसके लिए जाने के लिए कौन सा रास्ता है। तो उस चीज को हम विजुअल मैप्स कहते हैं। और वहीं पे वो सारे विजुअल मैप्स, उसके इंडिकेटर्स और वो सारी चीजें ब्रेल प्लस जो दूसरे सिंबल्स या वर्ड्स हैं उसको एक्सप्लेन किया जाता है। तो वो पर्सन विद डिसेबिलिटी, फिजिकल हो, लो विजन हो, या जो अदर डिसेबिलिटी हो, तो उनके जो एफर्ट्स हैं वो कम हो जाएंगे। इवन दो पर्सन विदाउट डिसेबिलिटी होते हैं, उसके भी एफर्ट्स इससे कम हो जाते हैं। अगर हमें पता है कि कौन सी बिल्डिंग कहाँ पे है, तो हम जो हमारा एक्सप्लोरेशन होता है या जो ट्रायल एंड एरर होगा, वो कम होके सीधा हम विजुअल मैप देख के उस बिल्डिंग पे जा सकते हैं। दूसरा है टैक्टाइल पाथ्स। अगर लो विजन या ब्लाइंड पर्सन, लो विजन और ब्लाइंड पीपल की बात करते हैं, तो
टैक्टाइल पाथ उनके लिए बहुत हेल्पफुल होता है मोबिलिटी के लिए। तो टैक्टाइल पाथ हम रेलवे स्टेशन, पब्लिक पार्क और जहाँ पे जो रोड है, रोड के साइड में जो फुटपाथ होते हैं उस पे भी देखते हैं। तो ये टैक्टाइल पाथ मैक्सिमम कलर मतलब जो है येलो और ब्राउन कलर में पाए जाते हैं। तो ये टैक्टाइल पाथ हेल्प करते हैं चिल्ड्रन विथ डिसेबिलिटी को कि वो वहां से उसकी हेल्प से मूव कर पाए। ऑल द एंट्रेंस एंड डोरवेज मस्ट बी वाइड। हम किसी भी पब्लिक बिल्डिंग में, स्कूल में जाते हैं तो जो एंट्रेंस मतलब जो गेट होता है वो गेट कहीं ना कहीं वाइड होना चाहिए, जिससे कि जो व्हील चेयर बाउंड है या जो अदर प्रॉब्लम्स होते हैं वो स्टूडेंट उसमें से आराम से जा सके। द एंट्रेंस एंड डोरवेज मस्ट बी फ्री फ्रॉम द डोर फ्रेम। तो जो डोर फ्रेम होती है, जो नीचे एक पट्टी जैसा आता है, तो वो कहीं ना कहीं हमारी व्हील चेयर जो होती है स्टूडेंट विद डिसेबिलिटी की अंदर जाने के लिए वो प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। तो वो फ्रेम, डोर फ्रेम वहां पे नहीं होनी चाहिए। टॉयलेट शुड बी फिटेड विथ कमोड, ग्रैब रेल्स एंड अडेप्टेड क्लीनिंग डिवाइसेस। तो जो टॉयलेट्स होते हैं उन टॉयलेट्स में जो पर्सन विद डिसेबिलिटी या फिजिकल डिसेबिलिटी या विजुअल डिसेबिलिटी की बात करते हैं तो उनके लिए वो सारी फैसिलिटी अवेलेबल होनी चाहिए कि जो थोड़ा सा उसको मॉडिफाई करके वो यूज कर पाए। ड्रिंकिंग वाटर, ड्रिंकिंग वाटर या जो बाकी फैसिलिटीज होती हैं वो 3 फीट की हाइट तक होनी चाहिए कि जहां पे पर्सन डिसेबिलिटी व्हीलचेयर बाउंड हो या अदर प्रॉब्लम्स हो तो वो क्या है उसको एक्सेस कर पाए। जो भी नोटिफिकेशंस, बोर्ड या जो बाकी चीजें हैं वो 3 फीट तक होनी चाहिए। अवॉइड द शार्प रैम्प्स एंड टर्न्स इन द वॉकवेज। तो शार्प रैम्प्स होने से क्या होता है कि जैसे व्हीलचेयर बाउंड बच्चा है और खुद से वो व्हीलचेयर चलाता है तो उस टाइम पे उसकी व्हीलचेयर से एक्सीडेंट होने की संभावना होती है। साथ साथ में अगर कोई क्रचेस यूज करता है तो क्रचेस भी स्लिप होने के चांसेस होते हैं। तो हमारा जो गेट, हमारा जो रैंप होगा वो रैंप क्या है एकदम शार्प नहीं होना चाहिए। उसका जो अकॉर्डिंग टू नेशनल बिल्डिंग लॉ एक हर एक रैंप का, हर एक फिजिकल एडेप्टेशन का एक मेजरमेंट दिया है, उसके अकॉर्डिंग करने की कोशिश करें। तो जैसे हमने टैक्टाइल पाथ कहा तो हमारे जो फ्लोर्स होते हैं वो स्लिपरी नहीं होनी चाहिए। तो उससे बेसिकली जो क्रचेस या व्हीलचेयर या एम्पुटेड फुट यूज कर रहे हैं तो उनका पैर, उनकी क्रचेस, उनकी व्हीलचेयर वहां से स्लिप ना हो तो अच्छा उनको ग्रिप मिल सकता है। Handrail be should handrail should be provided at all walls, stairs and the walking points in the walkway. Handrails मतलब सपोर्टिंग बार्स जो कि हम जहां जहां पे वॉकिंग करते हैं या हम जाते हैं वहां पे सपोर्टिंग बार्स होनी चाहिए। The corners of handrails should be bent towards the downwards to avoid the injuries. सो दीज आर बेसिक। यहाँ पे जितने भी फिजिकल बैरियर्स को एड्रेस करने के जो सॉल्यूशन बताए वो बेसिक है। सारे हम कॉन्टेक्स्ट के अकॉर्डिंग बहुत सारे चेंजेस या बहुत सारे अलग अलग तरीके हैं जिसको हम यूज कर सकते हैं, तो हम उसको यूज करें। स्टेप्स शुड बी इक्वल एंड इवन हाइट्स। जैसे मैंने कहा कि एम्पुटेड फुट हो या फिर हम क्रचेस यूज कर रहे हैं तो उस टाइम पे स्टेप्स हमारी छोटी हो और उसमें मैक्सिमम इक्वल हाइट की हो तो बेनिफिट देगा। ब्राइट कलर्स प्रेफर येलो, ब्लू एंड अदर्स। जो ब्राइट लो विजन है साथ साथ में बाकी जो स्टूडेंट होते हैं, स्टूडेंट विद डिसेबिलिटीज, उनको ज्यादा क्लैरिटी आए इसलिए ब्राइट कलर्स हम यूज करें। ऑल साइनेज शुड बी in print, visuals and braille at the readable heights, that's minimum 3 feet of the children। जैसे हम ब्रेल अगर 6 फीट और 7 फीट पे अगर लगाते हैं तो जो पर्सन विथ विजुअल इम्पेयरमेंट है जो उसको कहीं ना कहीं टच करके पढ़ता है वो पढ़ नहीं पाएगा, इसलिए हमें उसको 3 फीट तक लगाना चाहिए। ऑल द सरफेस शुड हैव द गुड ग्रिप्स। जैसे हमने पहले डिस्कस किया उसी
का ये यहाँ पे है कि सारे सरफेस को गुड अच्छा ग्रिप होगा, तो उस ग्रिप की वजह से जो पर्सन एम्पुटेड फुट लगा है या उसके साथ साथ क्रचेस यूज कर रहा है या फिर व्हीलचेयर यूज कर रहा है, उसको अच्छा सा ग्रिप आएगा सरफेस से। नेचुरल लाइटिंग शुड बी ऑप्टिमाइज्ड. Sitting arrangement should be proper according to the disability in the classroom. Safety of all children. Chair and table should be wide and have the proper height. Ramps should be provided with stairs at every level. Generally देखा जाता है रैम्प्स जो है कहीं ना कहीं सिर्फ और सिर्फ ग्राउंड फ्लोर पे दिया जाता है और बिल्डिंग को एक्सेसिबल कहा जाता है। ये कई बार होता है कि हम बाकी बिल्डिंग्स में फर्स्ट फ्लोर तक ग्राउंड फ्लोर तक रैंप देता है और उसके बाद क्या है लिफ्ट दिया जाता है। लेकिन लिफ्ट के साथ साथ लिफ्ट हो या लिफ्ट नहीं होती है तो हर एक फ्लोर पे रैंप होना चाहिए स्टेयर के साथ साथ। सिर्फ ग्राउंड फ्लोर पे रैंप देने से बिल्डिंग एक्सेसिबल नहीं होती है। ये हमने फिजिकल बैरियर देखा और उसके थोड़े से उपाय देखे। अभी हम देख रहे हैं दूसरा है एटीट्यूडनल बैरियर। एटीट्यूडनल बैरियर जो है, जो हम कहीं ना देखते हैं कि एटीट्यूडनल बैरियर सबसे बड़ा बैरियर है जहां पे पर्सन विद डिसेबिलिटी का इंक्लूजन होने। इस पिक्चर में आप देख रहे हैं कि पिक्चर में यू आर द प्रॉब्लम एंड यू आर द प्रॉब्लम, सो बोथ आर पॉइंटिंग द फिंगर्स टू ईच अदर एंड दे आर सेइंग दैट दे आर द प्रॉब्लम्स एंड दे आर द प्रॉब्लम्स। तो सोसाइटी में ये एटीट्यूड हम देख सकते हैं कि जो पर्सन विद डिसेबिलिटी तरफ जो मेन स्ट्रीम ह्यूमन बीइंग है या पर्सन विदाउट डिसेबिलिटी है, उनका एटीट्यूड ऐसा ही है कि ये इनकी वजह से प्रॉब्लम है सोसाइटी को ऐसे। तो इस प्रॉब्लम में हम थोड़ा सा और आगे चलते हैं तो हम कहीं देखते हैं कि मेन स्ट्रीम एजुकेशन टीचर्स हैं, उनका भी आज जब इंक्लूजन की हम बात करते हैं तो उनके पास भी ये प्रॉब्लम्स आ सकती है। सो आई हैव टू मेनी स्टूडेंट्स, मीन्स हम देखते हैं एक क्लासरूम में 40 से 50 बच्चे होते हैं, उसके साथ साथ एक टीचर के पास अगर हम दो से चार बच्चे अगर स्पेशल बच्चे होते हैं क्लासरूम में, सो इट इज वेरी डिफिकल्ट टू मैनेज द 50 चिल्ड्रन विद 4 to 5 चिल्ड्रन विद डिसेबिलिटीज इन द सेम क्लासरूम। सो सेकंड वन इज आई कैन नॉट कोप, मीन्स जो बच्चे या जो स्टूडेंट विद डिसेबिलिटी एंड विदाउट डिसेबिलिटी एक साथ पढ़ रहे हैं, उसके साथ टीचर उतना प्रैक्टिस या उतना कोप नहीं कर पाएगा है? उसमें बहुत सारे रीजंस हैं कि जो मेन स्ट्रीम एजुकेशन टीचर है उसके पास स्ट्रैटेजी नहीं होती है या उसको बेसिक स्टूडेंट का बैकग्राउंड नहीं होता है या फिर कहीं ना कहीं उनको ये पता नहीं कि इन बच्चे के साथ कैसे डील किया जाता है। थर्ड वन, आई डोंट हैव अ टाइम। If we see the structure of a schooling nowadays, so we have the very limited time. In that particular time, teacher have to perform so many duties with they need to complete the syllabus also within the stipulated time. तो उस टाइम पे उनको अगर वो उसी क्लास में स्पेशल बच्चों को पढ़ाते रहेंगे तो उनका जो मेन क्लास है या जो कंटेंट है वो कवर नहीं हो पाएगा और उनका सिलेबस कंप्लीट नहीं हो पाए, जो कि फोर्थ पॉइंट है। आई विल बी नॉट एबल टू कंप्लीट द सिलेबस। अगर वो हर एक बच्चे की अंडरस्टैंडिंग, हर बच्चे को पढ़ाना और उसके साथ साथ अगर हम स्पेशल बच्चे उसी क्लासरूम में रखते हैं तो उनको पढ़ाते समय वो उनका सिलेबस कहीं ना कहीं पीछे छूट जाएगा। तो ये सारे एक मेन स्ट्रीम एजुकेशन टीचर के एटीट्यूड्स कह सकते हैं या जो रियलिटी प्रॉब्लम्स है वो कह सकते हैं। तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं? This is the picture also. Somewhere it's saying or given clear picture of attitudinal barriers in the society. So how to address these attitudinal barriers in the society? So these are some points which help us to address the attitudinal barriers in the society. The first one, sensitization about the disabilities to all. हमारे सोसाइटी में जितने जो ह्यूमन मेन स्ट्रीमिंग सोसाइटी है, टीचर्स हैं और टीचर के साथ साथ जितने भी लोग सोसाइटी में रहते हैं, सबको हमें डिसेबिलिटी के बारे में अवेयर करना जरूरी है या सेंसिटाइज करना जरूरी है। साथ साथ में अवेयरनेस कैंप हमें लगानी चाहिए
जहाँ पे कि अवेयरनेस के थ्रू या कैंप के थ्रू हम अवेयरनेस क्रिएट कर पाए। रैलीज निकलनी चाहिए, हमारे पास बहुत सारे डिसेबिलिटी डेज आते हैं, तो उस डिसेबिलिटी के डेज पे हम थ्रू आउट द हमारे जो स्टूडेंट हैं उनको लेकर रैली कर सकते हैं। एडवर्टाइजमेंट थ्रू मल्टीमीडिया, जो कि आज कहीं ना कहीं हम मल्टीमीडिया या जो सोशल मीडिया है वो आज बहुत पावरफुल टूल है, तो उस टूल का हम क्या कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं टू क्रिएट अवेयरनेस अमंग द सोसाइटीज अबाउट द डिसेबिलिटीज। पोस्टर्स प्रिपेयर कर सकते हैं। अवेयरनेस अबाउट द कॉजेस एंड द प्रिवेंशन ऑफ अ डिसेबिलिटी, मतलब डिसेबिलिटी के कॉजेस क्या होते हैं और प्रिवेंशन क्या है, इसके बारे में कई लोगों को अवेयरनेस नहीं होता है, तो उस टाइम पे हम इनके लिए भी अवेयरनेस क्रिएट कर सकते हैं। ट्रेनिंग ऑफ स्टेक होल्डर्स, मतलब हम सारे पब्लिक तो को अवेयरनेस कर ही रहे हैं, लेकिन जैसे हम कहा कि मेन स्ट्रीम एजुकेशन टीचर इज स्टेक होल्डर, तो या फिर कम्युनिटी लीडर्स आर द स्टेक होल्डर, सोशल वर्कर इज द स्टेक होल्डर, इन सबको हम कहीं ना कहीं अवेयरनेस या ट्रेनिंग दे सकते हैं। तो मेन स्ट्रीम एजुकेटर को ट्रेनिंग मिल जाए तो ही इज एबल टू कोप विद दैट स्टूडेंट इन द सेम क्लासरूम। आइस ब्रेकिंग गेम्स एंड पीयर सेंसिटाइजेशन, तो इसके बेसिस पे हम एडिटोरियल चेंजेस सोसाइटी में ला सकते हैं। नेक्स्ट वन है इंस्ट्रक्शनल बैरियर। एज अ स्पेशल एजुकेटर दिस इज इंपॉर्टेंट फॉर मी। मान लेते हैं कि हम कहीं ना कहीं फिजिकल बैरियर हम आज अचीव कर जाते हैं और सोसाइटी का जो एटीट्यूड है उसको भी हम चेंज कर लेते हैं, लेकिन ये दोनों करने के बाद हम सिर्फ स्टूडेंट को फिजिकली क्लासरूम में बिठा रहे हैं। हमने फिजिकली क्लासरूम में बिठा दिया, लेकिन उसके जो टीचिंग और जो लर्निंग की प्रोसेस है और उसमें जो बैरियर्स आते हैं उस बैरियर्स को काम या कम करना भी हमारा काम है। तो इस फिगर को देखते हैं तो हमारे पास जो फर्स्ट पार्ट है उसमें देखो लर्नर्स लिखा है, तो उस लर्नर्स में अलग अलग शेप्स दिखाई दे रहे हैं। तो अलग अलग शेप्स मीन्स यहाँ पे अलग अलग लर्निंग स्टाइल के स्टूडेंट हैं, साथ साथ में अलग अलग डिसेबिलिटी के स्टूडेंट हैं। स्टूडेंट विथ और विदाउट डिसेबिलिटी एक सेम क्लासरूम में लर्निंग कर रहे हैं। वहां पे अगर हम देखते हैं मेन स्ट्रीम एजुकेशन टीचर है और उनकी जो टीचिंग स्टाइल होती है तो वो एक ही टीचिंग स्टाइल है। मैक्सिमम टीचर्स हमारे पास जो आते हैं उनकी एक ही टीचिंग स्टाइल होती है फिक्स। आप कंटेंट कोई भी दे दो वो अपने एक ही स्टाइल से पढ़ाएंगे। तो जो उनका टीचिंग स्टाइल होता है तो वो क्या है, मैक्सिमम ओरल ओरल लेक्चर होता है और ज्यादा से ज्यादा चॉक एंड बोर्ड यूज कर लेते हैं। तो उसमें से जिन बच्चों का लर्निंग स्टाइल ऑडिटरी होता है, हमारे पास 4 लर्निंग स्टाइल है, विजुअल, ऑडिटरी, काइनेस्थेटिक, टैक्टाइल। तो उसमें से जो बच्चा लर्निंग स्टाइल से उसका टीचिंग स्टाइल से उसका लर्निंग स्टाइल मैच होता है, उसी को वो कंसेप्ट समझ में आता है। नेक्स्ट देखते हैं हम, जहां पे सर्कल्स लिखे हैं दिखाई दे रहे हैं, जो कि उस टीचिंग स्टाइल से पास होके आ गए। सो दोज हु गॉट इट। अब यहाँ पे आके यहीं पे ही हमारा जो इंस्ट्रक्शन बैरियर है वो खत्म नहीं होता है। सबसे मेन और जो मेन सिस्टम है हमारे पास एग्जामिनेशन सिस्टम। अगर हम एग्जामिनेशन सिस्टम को देखते हैं तो हमारे पास अब जाके कि 70-30 या 80-20 रिटन और ओरल एग्जामिनेशन आया है। लेकिन एज ए टीचर जब हम अपनी क्लास को ऑब्जर्व करते हैं तो हम देखते हैं कि हमारी क्लास में बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं कि जो क्लास में कुछ भी नहीं बोलते और कभी भी नहीं बोलते, लेकिन एग्जामिनेशन में पेपर बहुत अच्छा लिखते हैं। वाइस वर्सा, हमारे क्लास में बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं, क्लास में आपके हर एक आंसर को, हर एक क्वेश्चन को आंसर देंगे, आपके साथ डिस्कशन करेंगे, लेकिन वो एग्जाम में उतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाते या एग्जाम में उतना अच्छा लिख नहीं पाते। इसका अगर बैकग्राउंड देखते हैं तो कहीं ना कहीं उन बच्चों का जो एक्सप्रेशन स्टाइल होता है वो यहाँ पे आता है। कई बच्चे जो होते हैं ओरली एक्सप्रेस करने में बहुत अच्छे हैं, तो कई बच्चे रिटन एक्सप्रेशन में अच्छे हैं। लेकिन हमारा एग्जामिनेशन सिस्टम जो है वो 70 to 80% रिटन एक्सप्रेशन मांगता है
रिटन एक्सप्रेशन की डिमांड करता है। तो रिटन एक्सप्रेशन जिस बच्चे का अच्छा नहीं होगा वो कभी भी टॉपर नहीं हो पाएगा। तो ये हमारे बैरियर्स है फ्रॉम द लर्निंग एंट्री टू द एग्जिट, दैट इज द इवैल्यूएशन। तो फिर जो एग्जामिनेशन सिस्टम से मैच कर लेगा वो एक टॉपर बन पाएगा, मतलब जिसका रिटन एक्सप्रेशन अच्छा है वो टॉपर बन जाएगा। तो ये बैरियर्स है, इसको हम कैसे कम कर सकते हैं? तो एक कहावत है, आई कांट लर्न द वे यू टीच मी द वे आई कैन लर्न। मैक्सिमम टाइम यही होता है कि हम क्या करते हैं एज ए टीचर, हम अपनी टीचिंग मेथड जो है सबके ऊपर लाद देते हैं। हम ये नहीं देखते हैं कि हम हर एक बच्चे का लर्निंग वे क्या है और उसको किस वे में पढ़ाना चाहिए। So we have the four type of learning styles, that is visual, auditory, kinesthetic and tactile. तो मैं क्लास में जाता हूँ तो मुझे ये देखना है कि मैं इसमें से चारों की चारों कम से कम 3 तो मैं अपने कंटेंट को रिप्रेजेंट करने में या एक्सप्लेन करने में यूज कर रहा हूँ। तो उसकी बेसिस पे जो बच्चा क्लास में विजुअल, ऑडिटरी, काइनेस्थेटिक, टेक्टाइल इसमें से कोई भी लर्निंग स्टाइल का होगा तो मैं उन सारे बच्चों को एड्रेस कर पा रहा हूँ। मैं सिर्फ क्लास में जाता हूँ और ओरल लेक्चर देता हूँ तो मैं सिर्फ और सिर्फ ऑडिटरी लर्नर को ही क्या कर रहा हूँ, एड्रेस कर रहा हूँ। जो विजुअल, काइनेस्थेटिक और टेक्टाइल है उनको नहीं कर रहा हूँ। तो काइनेस्थेटिक और टेक्टाइल तो है कि जो हम बोल रहे हो बच्चे लिख पा रहे हैं तो वहां पे आ जाएगा, लेकिन व्हाट अबाउट द विजुअल लर्नर्स? तो उन्होंने तो आपने जो बोला दिस आर द एब्स्ट्रैक्ट कंसेप्ट, तो उनको नहीं समझ में आएगा। तो इसलिए हमें कोशिश करनी है कि हम मैक्सिमम हमारा कंटेंट इन 4 मेथड से डिलीवर करने की कोशिश करें तो हम क्लास में हर एक बच्चे को एड्रेस कर पाए। तो दूसरी चीज, हमने कंटेंट तो क्या कर दिया कि हर एक बच्चे को चारों मेथड से प्रोवाइड किया, विजुअल, ऑडिटरी, काइनेस्थेटिक, टेक्टाइल। तो इसका मतलब ये नहीं है कि हमने इंस्ट्रक्शनल बैरियर्स क्या कर लिए, खत्म कर दिए। अब मैंने जहां पे अब देखते हैं कि मैंने अब कहा यहाँ पे 2 डिफरेंस है, एक है इक्वालिटी और एक है इक्विटी। अब इक्वालिटी की और इक्विटी की बात की जाती है तो मैंने अपनी क्लास को सबको विजुअल, ऑडिटरी, काइनेस्थेटिक, टेक्टाइल इन चारों मेथड से पढ़ा के मेरा कंटेंट देने की कोशिश की। तो ये क्या हुआ, इक्वालिटी हुई। लेकिन इक्विटी क्या है कि उनमें से कई बच्चों को आपके इन चारों मेथड के रिक्वायरमेंट नहीं है, लेकिन उनमें से कई बच्चे ऐसे होते हैं जिनको इन 4 मेथड के बाद भी रिपीटेशन और रिमेडियल एजुकेशन की रिक्वायरमेंट होती है। तो जैसे हम फर्स्ट पिक्चर देखते हैं, मेरे जो 3 बॉक्स हैं उसको मैं कहूंगा कि जो हमने चारों मेथड जो यूज की पढ़ाने के लिए वो है, लेकिन वो उसमें से कई बच्चों को क्या है, वो चारों मेथड यूज करने के बाद भी उनको वो कंटेंट समझ में नहीं आता या फिर वो अचीव नहीं कर पाते या वो लर्न नहीं कर पाते। लेकिन वहीं पे दूसरा पिक्चर अगर देखते हैं तो वहां पे क्या किया है, एक बच्चे को कोई भी इंस्ट्रक्शन या कोई भी मॉडिफिकेशन की रिक्वायरमेंट नहीं है, लेकिन वहीं पे बाकी जो 2 बच्चे हैं उनको जितना रिक्वायर्ड है उतना प्रोवाइड किया है। तो दोनों का अगर बेसिक डिफरेंस हम देखते हैं तो इक्वालिटी इज प्रोवाइडिंग ईच एंड एवरीथिंग इक्वली टू द ऑल चिल्ड्रन, एंड इक्विटी द प्रोवाइडिंग नीड बेस्ड स्ट्रक्चर और नीड बेस्ड इंस्ट्रक्शंस। तो जिसको जिस इंस्ट्रक्शन की रिक्वायरमेंट है और जितनी रिक्वायरमेंट है वो रिक्वायरमेंट हम यहाँ पे प्रोवाइड करते हैं। दैट इज द डिफरेंस बिटवीन इक्वालिटी एंड इक्विटी। तो इसके बेसिस पे भी हम क्या कर सकते हैं, जो हमारे इंस्ट्रक्शन बैरियर्स हैं उसको एड्रेस कर सकते हैं। तो कई बार हम इक्विटी को टेलर्ड इंस्ट्रक्शन भी कहते हैं, जहाँ पे हम बच्चों को जो प्रिस्क्राइब्ड फॉर्म होता है इंस्ट्रक्शन का वो प्रोवाइड करते हैं। और यहाँ पे हम अगर बात करते हैं, मैं स्पेशलाइजेशन की बात करता हूँ, तो इक्वालिटी कहीं ना कहीं हमारी ग्रुप टीचिंग में आती है और इक्विटी इज आईपी, दैट इज इंडिविजुअलाइज्ड एजुकेशन प्रोग्राम। इसके साथ साथ हमारे पास और एक अप्रोच आता है या और एक कंसेप्ट आती है, वो कंसेप्ट है यूनिवर्सल डिजाइन फॉर लर्निंग। तो यूनिवर्सल मतलब कि हम एक ही क्लासरूम में सारे बच्चों को कहीं ना कहीं एड्रेस करने की कोशिश करते हैं या उनकी लर्निंग को इम्प्रूव करने की कोशिश करते हैं। तो यूनिवर्सल
डिजाइन फॉर लर्निंग बेसिक 3 प्रिंसिपल पे आधारित है, और ये 3 प्रिंसिपल है प्रोवाइडिंग मल्टीपल मीन्स ऑफ रिप्रेजेंटेशन। 3 प्रिंसिपल का मैं अगर प्रोसेस के थ्रू बताऊं, इनपुट, प्रोसेस एंड आउटपुट, ऐसे 3 प्रिंसिपल है। तो फर्स्ट प्रिंसिपल है रिप्रेजेंटेशन, मल्टीपल मीन्स ऑफ रिप्रेजेंटेशन मीन्स टीचर शुड represent his or her content in a maximum modalities, maximum ways to express their content। तो टीचर अपने कंटेंट को मैक्सिमम वेज में उसको प्रेजेंट करने की कोशिश करे, तो उससे वो हर एक लर्नर को एड्रेस कर पाए। सेकंड, प्रोवाइडिंग मल्टीपल मीन्स ऑफ एंगेजमेंट इन द एक्टिविटीज। मैक्सिमम टाइम हमारी जो एजुकेशन सिस्टम है उसमें हम रीडिंग और राइटिंग में एंगेज होते हैं, तो हम एक्टिविटी बेस्ड भी लर्निंग यहाँ पे दे सकते हैं बच्चों को एंगेज करने के लिए। और थर्ड प्रिंसिपल, प्रोवाइड द मल्टीपल मीन्स ऑफ एक्शन एंड एक्सप्रेशंस। फर्स्ट प्रिंसिपल से टीचर ने रिप्रेजेंट किया, दूसरी प्रिंसिपल स्टूडेंट उस एक्टिविटी में एंगेज हुआ, एंड तीसरा प्रिंसिपल जहाँ पे स्टूडेंट अपनी एक्टिविटी को, अपनी जो लर्निंग होती है उसको एक्सप्रेस करना चाहता है। तो यहाँ पे हम ये देखें कि जिस वे में जो बच्चा एक्सप्रेस करना चाहता है, चिल्ड्रन डिसेबिलिटी की हम बात कर रहे हैं, तो वो उस वे में एक्सप्रेस करें। जैसे अगर विजुअल इंपेयरमेंट बच्चा है तो ओरल एक्सप्रेस कर सकता है, अगर वहीं पे हेयरिंग इंपेयर्ड बच्चा है और वो बोल नहीं पाता है, स्पीच प्रॉब्लम है, तो रिटन एक्सप्रेशन कर सकता है। वहीं पे अगर इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी का है तो वहां पे वो अपनी एक्टिविटी करके भी दिखा सकता है, और हम तीनों को इक्वली इवेल्युएट कर सकते हैं। यहाँ पे मैं एग्जांपल लेना चाहता हूँ वाटर साइकिल का। अगर टीचर वाटर साइकिल पढ़ाता है तो वाटर साइकिल पढ़ाते समय टीचर पिक्चर, उसका प्रोसेस, उसका वीडियो और उसका एक्सप्लेनेशन, ऐसी चारों चीजें यूज करें और उसको प्रेजेंट करने की कोशिश करें। प्रेजेंटेशन के बाद स्टूडेंट उस एक्टिविटी पे एंगेज हो, उसको लर्न करें, और एक्सप्रेस करने के टाइम पे जो विजुअल इंपेयरमेंट होता है वो उसको बोल के बताए कि वाटर साइकिल प्रोसेस क्या होता है। वहीं पे अगर हेयरिंग इंपेयरमेंट है तो उसको लिख के बता सकता है, और वहीं पे अगर पर्सन विद इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी है या और कोई डिसेबिलिटी है तो उसका अगर वो पिक्चर भी ड्रॉ करता है कि वाटर साइकिल का क्या प्रोसेस है तो उसको भी हम सेम मार्क दे सकते हैं। यहाँ पे हमने जिसका जो एक्सप्रेशन स्टाइल है उसको फ्रीडम दिया है कि वो अपना एक्सप्रेस करे, और उसको हम सेम इवैल्यूएशन या सेम मार्क वहां पे हम देंगे। सो दिस इज द बेसिक ऑफ यूनिवर्सल डिजाइन फॉर लर्निंग टू एड्रेस द इंस्ट्रक्शनल बैरियर इन इंक्लूसिव एजुकेशन। थोड़ा सा हम आगे बढ़ते हैं तो हमारे पास एक मेन अप्रोच होता है अडेप्टेशंस, और इसको अडेप्टेशन को अगर हम स्पेशल एजुकेशन या स्पेशल एजुकेशन सिस्टम में बात करते हैं तो उसको हम ब्रॉडर सेंस में करिकुलम अडेप्टेशन कहते हैं। तो करिकुलम में हम कहीं ना, करिकुलम में हम मैक्सिमम चीजें इंक्लूड करते हैं अडेप्टेशन में, फ्रॉम द असेसमेंट टू द इवैल्यूएशन, जहाँ पे टीएलएम, टीचिंग मेथड्स, इवैल्यूएशन सिस्टम सब चीजें आती हैं। और फर्दर अडेप्टेशन को हम 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं, अकोमोडेशन एंड मॉडिफिकेशन। तो ये स्ट्रेटेजी भी हम यूज करके इंस्ट्रक्शन बैरियर को रिमूव करने की कोशिश कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। तो आज हमने बैरियर्स क्या होते हैं, बैरियर फ्री एनवायरनमेंट क्या होता है, और 3 टाइप के बैरियर्स, और उसको कवर करने के लिए या उसको एड्रेस करने के लिए क्या क्या बेसिक स्ट्रेटेजीज होती है उसको देखा है। थैंक यू सो मच।